The military response from Israel has already seen more than 2,600 people killed in Gaza from airstrikes. दोस्तों, इजराइल और हमास के वॉर के बारे में आपने टीवी और सोशल मीडिया पे बहुत कुछ सुना और देखा होगा। इसमें कौन सही और कौन गलत, इसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत से लोगों ने इसके बारे में डिटेल में बात की हुई है। हम आज के ब्रीफ में इजराइल और हमास वॉर के बाद किस तरीके से इसका असर इंडियन और ग्लोबल पॉलिटिक्स पे होगा, यह जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वॉर के पीछे क्या कहानी है, क्या बैकग्राउंड है, इसके बारे में हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने की कोशिश करेंगे। इमेजिन कीजिए किसी रात आप शांति से सो रहे हो और अचानक आपको सायरन की आवाज आने लगी और बाद में आपको यह रियलाइज होता है कि आपके शहर को चारों तरफ से आसमान में किसी ने घेर कर हमला करने की कोशिश की हो। ऐसी ही कुछ बात इजराइल में रहने वाले लोगों के साथ 7 अक्टूबर 2023 के सुबह 6:30 बजे हुई। हमास ग्रुप ने सुबह उनके ऊपर एक टेरर अटैक करने की कोशिश की। इजरायली फोर्स इस चीज को एस्टिमेट करते हुए फिगर आउट करती है कि इसमें कुछ 2200 रॉकेट हमारे ऊपर हमास ने फायर किए। लेकिन इस चीज को करेक्ट करते हुए हमास ग्रुप कहता है कि ये 2200 नहीं, 5000 रॉकेट फायर किए गए। बहुत से सिविलियंस लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसमें बहुत से छोटे बच्चे और औरतें भी शामिल थी। ऐसा ही कुछ वॉर पहले 1973 में हुआ था, जब सीरिया और इजिप्ट दोनों ने मिलकर इजराइल पर अटैक किया था, जिसे फेमस योम किपुर वॉर के नाम से जाना जाता है। हमास ने इजराइल पर हवाई फायर किया, उसी के साथ साथ जमीन और समंदर के भी रास्तों से उन पर अटैक करने की कोशिश की। हमास एक ग्रुप जो गाजा स्ट्रिप में 2007 से वहां पे इलेक्ट होने के बाद अपना कंट्रोल वहां पे बसा के रखा हुआ है। पैलेस्टाइन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला पार्ट जो गाजा स्ट्रिप, जो इजराइल के साउथ ईस्ट बॉर्डर और इजिप्ट और मेडिटेरियन सी के तट पर बसा हुआ है, और दूसरा हिस्सा ये वेस्ट बैंक, जो जॉर्डन देश के वेस्ट पश्चिम में स्थित है। यहां पर काफी इजरायली सेटलमेंट्स है जिन्हें यूएन इलीगल मानता है, और बाकी पार्ट ये पैलेस्टाइन देश है जहां पर फतह नाम की पॉलिटिकल पार्टी राज कर रही है। फतह और हमास में भी कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, वहां पे उनमें बहुत से ज्यादा बड़े मतभेद भी है। हमास को एक टेरर एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानने वाले कुछ देश जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश मानते, और इसी के अपोज में हमास को एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप या हमास के सपोर्ट में कुछ देश, इनके सपोर्ट करने में ज्यादातर के मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, ईरान, इराक, जॉर्डन, ये सब देश। तो दोस्तों, इनके बैकग्राउंड के बारे में आज इतना ही कहा जा सकता है। अगर आपको इनके डिटेल में अगर जानने की कोशिश करनी है तो इंटरनेट पे बहुत सी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसमें से कुछ वीडियोस के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। इस वॉर का किस तरीके से ग्लोबल असर होगा, ग्लोबल पॉलिटिक्स पे इसका क्या असर होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमास ने इजराइल पर अटैक किया, उसके कुछ ही समय बाद हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने इस अटैक को कंडेम करते हुए कहा कि हम इजराइल के पक्ष में खड़े हैं और इजराइल को कुछ भी मदद लगे तो हम उनको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। और उसी वक्त 20,000 इंडियन जो इजराइल में रहते हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया। दोस्तों, इंडिया और इजराइल, इनके संबंध बहुत ही एक अनोखे, बहुत ही पॉजिटिव रहे, क्योंकि हमने देखा है कि कोऑपरेशन में जैसे टेक्नोलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो, या फिर बहुत से ऐसे जो पैक्ट हो, उसमें बहुत ही म्यूचुअल एग्रीमेंट रही है इंडिया और इजराइल के बारे में। क्योंकि इंडिया एशिया का 3rd लार्जेस्ट और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर इजराइल का रहा है। और इस वॉर के बाद बहुत से चीजों का सामना हमें भी करना पड़ा है। जैसे कि इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ा वो है ऑयल प्राइस राइज। जो ऑयल की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ती गई है, और दूसरा इसमें जो एक्सपोर्टर्स है उनको बहुत से ज्यादा पेमेंट, जो पे उन्हें ज्यादा करना पड़ा है।
जैसे कि शिपिंग कॉस्ट और इंश्योरेंस प्रीमियम में इन्हें ज़्यादा पैसा उन्हें खर्च करना पड़ा है। ऐसे बहुत से कारण है, बहुत से रीजन है जो हमें इस वॉर के कारण हमें सामना करना पड़ा है। लेकिन हमास ग्रुप ने अटैक करने के बाद इजराइल कहाँ शांत रहने वाला है। इजराइल ने भी कंटिन्यूसली हमास पे फायर करने की कोशिश की, कंटिन्यूसली वहां पे हॉस्पिटल्स हो, चर्च हो या जो भी कुछ बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हो वहां पे फायर करने की कोशिश की। और वहां पे उन लोगों ने गाजा के बॉर्डर पे ब्लॉक करते हुए लोगों को एक मैसेज कन्वे किया कि नॉर्थ गाजा से आप इवैक्यूएट होकर साउथ गाजा शिफ्ट हो जाए। लेकिन साउथ गाजा में भी जो सिचुएशन थी वो नॉर्थ गाजा के तरह ही एक नर्क बन चुकी थी, जहां पे हमास के साथ साथ बहुत से पैलेस्टीन लोगों को, बेकसूर पैलेस्टीन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन इजराइल पर जब अटैक किया गया तब हमारे पीएम ने जिस तरीके से अटैक को कंडेम किया, उसी तरीके से जब इजराइल ने हमास या फिर वहां के लोगों को जब अटैक करने की कोशिश की, तब पैलेस्टाइन के प्रेसिडेंट को मैसेज कन्वे करते हुए हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने उनको एक मैसेज कन्वे किया कि हम पैलेस्टाइन लोगों के साथ हमेशा खड़े हैं और कुछ भी ह्यूमैनिटेरियन जो एड है, जो भी कुछ भी मदद लगे, हम उनको प्रोवाइड करने के लिए हमेशा तैयार है। यही बात से एक साफ साफ एक बात नजर आती है कि भारत, हमारा देश हमेशा ही इन दोनों देश के बीच में एक न्यूट्रल रहा हुआ है। ऐसी कुछ बात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में भी है। जब से जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने हैं तब से उन्होंने इजराइल और सऊदी अरेबिया को एक साथ जोड़ने का काम किया है, क्योंकि सऊदी अरेबिया एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर रहा है ऑयल और पेट्रोलियम का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। तो ये बात साफ साफ क्लियर होती है कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ये दोनों ने 2 स्टेट सॉल्यूशन की वहां पे मांग की है। क्योंकि इसी का एक एग्जांपल 2020 में एक अब्राहम एकॉर्ड्स, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था यूएई, बहरीन और इजराइल के बीच, जहां पर अरब और इजराइल के जो रिलेशन है उनको नॉर्मलाइज किया जाए और उनमें जो टेंशन है उस टेंशन को कम किया जाए। और इसका एक आउटपुट 2022 में एक फोरम फॉर्म हुआ था I2U2, इजराइल, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और यूएई, इन 4 देशों को मिलाकर। इसी से यह बात साफ साफ क्लियर होती है कि जिस तरीके से इंडिया फुल्ली इजराइल को सपोर्ट नहीं कर सकता, उसी तरीके से फुल्ली अरब कंट्रीज को अपोज भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऑयल का मामला है दोस्तों। इसलिए इंडिया और यूएस, इनकी पॉलिटिक्स हमेशा इन दोनों के बीच रही है, क्योंकि पैलेस्टाइन के साथ भी और इजराइल के साथ भी इन्होंने रहने की कोशिश की है। ऐसी कुछ बात साउथ ईस्ट जो एशियन कंट्रीज है, हमारे जो आसपास पड़ोसी जो देश है, इनके बारे में भी कुछ ऐसी ही कंडीशन है। जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव्स, ये देश इजराइल के बारे में बहुत कम कुछ बोले हैं। ज्यादा करके इनके जो अटेंशन है ये हमास ग्रुप की तरफ रहे हैं। और इनके अपोज में श्रीलंका और नेपाल, इनका स्टैंड बिल्कुल इंडिया के तरह है, पूरा न्यूट्रल। का वर्ल्ड वाइड अगर लुक देखे तो जो बड़े बड़े कंट्रीज है जैसे यूएसए, यूके, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इन लोगों ने इजराइल को सपोर्ट करते हुए यहाँ पे हम इजराइल के पक्ष में खड़े होते ऐसा ओपन स्टैंड लिया है। और इसी के अगेंस्ट में जैसे जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, जिनमें सीरिया, इजिप्ट, ईरान, इराक, साउदी, लेबनान और तुर्की जैसे देश शामिल है, उन्होंने हमास को बैक करते हुए पैलेस्टाइन मूवमेंट के साथ हम खड़े हैं और अब इजराइल को अपोज करते हैं, ऐसा खुला स्टैंड वहां पर लिया है। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि सऊदी अरेबिया और ईरान, ये 2 अगर गल्फ कंट्रीज है, गल्फ के बादशाह बने हुए ये 2 देश जिन्होंने ऑयल और पेट्रोलियम के दुनिया पर अपना राज बना के रखा हुआ है, ये 2 कंट्रीज हमेशा एक दूसरे के राइवल्स रहे हुए। फिर भी जब इजराइल पैलेस्टाइन का जब मुद्दा आता है तब ये लोग एक साथ अपने मतभेद को साइड में रखकर ये लोग पैलेस्टाइन मूवमेंट के साथ ये लोग खड़े होते हैं। ये थोड़ी सी सुनने में बात अच्छी है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों इसमें हम ये देख रहे हैं कि इजराइल हमास पर अटैक कर रहा है, हमास इजराइल पर अटैक कर रहा है, ये रिटेलिएट चल रहा है। एक अटैक कर रहा है, उस पर डिफेंड कर रहा है, एक दूसरा कोई उन पर अटैक कर रहा है, ये चलता रहेगा। लेकिन इस पर एक बात हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि वॉर में कोई भी विनर नहीं होता, कि वॉर में हमेशा कुछ भी एक पॉजिटिव आउटपुट निकल ही नहीं सकता है, इसलिए वॉर ये हमेशा सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है। जैसे हमास ने इजराइल पर अटैक किया वो गलत है,
उसी तरीके से इजराइल ने जो गाजा में स्थित पैलेस्टीन लोगों के साथ किया वो भी किसी आतंक से कम नहीं है। जिस तरीके से स्टेट ऑफ इजराइल की जब बात की गई उसी तरीके से पैलेस्टाइन मूवमेंट के लिए भी बात होनी जरूरी है। इसी तरीके से नो टू वॉर करते हुए हम इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए सब्जेक्ट को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।